रे और काजुकी तो हिटमैन है। दोनों एक साथ एक बड़े से अपार्टमेंट में रहते हैं। काजुकी जहाँ घर के सारे काम करता है, वही वे दिन भर वीडियो गेम खेलते हुए ही अपना समय बिताता है। लेकिन काम के समय उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल जय और वीरू की जोड़ी हो जाती है। अपने एक मिशन में उन्हें एक मानव तस्करी करने वाले इंसान को मारने का काम मिलता है, जिसने की क्रिसमस पार्टी के लिए एक होटल को बुक कर रखा है। वे प्लान बनाते हैं कि वे रूप बदल कर उस पार्टी में जाएंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। उनका प्लान बिल्कुल सेट था, पर तभी एक बच्चे की एंट्री होती है, जो कि उनके प्लान को पूरी तरह ही फेल कर देती है। वह बच्ची अपने पापा को ढूंढते हुए वहां आई थी और दुर्भाग्य से उनका टारगेट ही उसके पापा थे। क्रिमिनल ग्रुप को उनके यहाँ होने का पता चल जाता है और वो उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। किसी तरह रे उन सबको मारने में सफल हो जाता है। आखिर में वो क्रिमिनल उस बच्चे को हॉस्टेज बनाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर रे इतना स्किल्ड है कि वो उस क्रिमिनल का भी काम तमाम कर देता है। इसके बाद वे उस बच्चे को अकेला देखकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। बाद में रे और काजुकी को यह पता चलता है कि वो बच्ची उस क्रिमिनल की अफेयर का एक नतीजा था। उस बच्चे का नाम है किरी। वो उन्हें बताती है कि उसकी माँ ने उसके पापा को ढूंढने के लिए उसे यहाँ भेजा है। इसके बाद वे दोनों क्योटारो के पास जाते हैं। क्योटारो वही आदमी है जो उन्हें विभिन्न तरह के मिशंस देता है। वो क्योटारो से उस क्रिमिनल की पर्सनल जानकारी इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं, क्या उसका कोई परिवार है कि नहीं, लेकिन वो मिरी के बारे में उसे नहीं बताते। कुछ समय बाद क्योटारो उस क्रिमिनल की जानकारी उन्हें देता है, साथ ही वो मिरी की मॉम की लोकेशन ढूंढने शेयर करता है। इसके बाद वो मिरी की मॉम के पास जाने लगते हैं ताकि वो मिरी को उसके वहाँ पहुँचा दे। मिरी की मॉम एक बार सिंगर है। जब काजुकी उसे मिरी के बारे में बताता है तो उसे लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसकी बच्ची उसकी सबसे बड़ी गलती है, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसकी ऐसी बातों को सुन काजुकी काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। काजुकी मिरी को अपने साथ ही रखने का डिसाइड करता है। मिरी की देखभाल के लिए वे डे केयर सेंटर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जापान में बेबी को डे केयर सेंटर में डालने के लिए काफी सरकारी कागजातों से गुजरना पड़ता है। यह जान काजुकी का होश उड़ जाते हैं, लेकिन वे इस सब से बचने के लिए अपनी खुफिया तकनीकें आजमा कर नकल डॉक्यूमेंट्स निकालने में सफल हो जाते हैं और काफी एफर्ट लगाने के बाद आखिरकार मिरी का एडमिशन एक डे केयर सेंटर में हो ही जाता है। अब उन्हें मिरी के लिए कई सारी चीजों को खरीदना है। वे इसका लिस्ट बनाने लगते हैं और मिरी का डे केयर जाना शुरू हो जाता है। मिरी के डे केयर में जाते ही रे और काजुकी वापस अपने हिटमैन वाले काम में लग जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही डे केयर सेंटर में वायरस फैलने की वजह से उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब उन्हें फिर से दिन भर मिरी की देखभाल करनी होगी। अब क्योंकि उन्होंने मिशन को अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए उन्हें दिन भर मिरी का ध्यान रखना पड़ता था और रात भर उन्हें मिशन के लिए काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें नींद लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। इसी बीच एक दिन मिरी कहीं गायब हो जाती है। वास्तव में मिरी काजुकी का पीछा करते हुए घर से बाहर निकल जाती है और रास्ता भटक जाती है, लेकिन भाग्यवश वो क्योटारो के बार में ही पहुंच जाती है। इधर रे और काजुकी मिरी को पूरे शहर में ढूंढने लगते हैं, पर जब उन्हें वो कहीं नहीं मिलती तो वे थक हार कर क्योटारो के बार में चले जाते हैं। वहाँ वो मिरी को देखकर काफी चौंक जाते हैं और काजुकी उसे गले से लगा लेता है, पर क्योटारो उनसे पूछता है कि ये बच्चे उनके साथ क्या कर रही है। इस पर काजुकी उसे कहता है कि आजकल उन्होंने बेबी सिटिंग का भी काम शुरू कर दिया है। इस पर क्योटारो उन्हें मिशन के बारे में पूछता है। काजुकी कहता है कि बच्चे की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। क्योटारो उन्हें बच्चे की जिम्मेदारी उस पर छोड़ उन्हें मिशन पर जाने को कहता है और उसी अनुसार वे दोनों मिशन पर चले जाते हैं। मिशन पूरा करके वो मिरी को वापस लेने क्योटारो के पास आते हैं, पर अब तब क्योटारो को मिरी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वह पहले तो उन्हें बच्चे को अपने पास रखने पर उन पर होने वाले जोखिम से उन्हें इत्तला करता है, लेकिन बाद में उन्हें मिरी को रखने की इजाजत दे देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी दौरान एक दिन काजुकी रे और मिरी से काफी चिढ़ जाता है। काजुकी घर के सारे काम अकेले करता है और रे और मिरी दिन भर वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। ऊपर से वे दोनों उसकी कभी सराहना भी नहीं करते, बल्कि शिकायत ही करते रहते हैं। इससे गुस्सा होकर वो घर छोड़कर चला जाता है और अकेले रहकर जिंदगी के मजे लेने का निश्चय करता है। इधर काजुकी के चले जाने पर रे को पता नहीं कि घर और मिरी को कैसे संभालना है। वो बारिश में भीगते हुए मिरी को उसके डे केयर सेंटर ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि आज तो संडे है। घर वापस आने पर मिरी को सर्दी जुकाम हो जाता है और वो काफी बीमार पड़ जाती है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे रे को अब बिल्कुल ही पता नहीं। वो काफी परेशान हो जाता है। कुछ समझ न आने पर
वो उसे क्योटारो के पास ले जाता है और उसकी मदद मांगता है। उधर काजुकी अकेले रहने के कारण अपनी पिछली यादों में खोने लगता है। हमें पता चलता है कि काजुकी की एक वाइफ थी जो कि प्रेग्नेंट थी। वो उसे काफी प्यार करता था। एक दिन काजुकी मिशन के दौरान एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा होता है। वो क्रिमिनल एक कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी काजुकी का एक ग्रुप का एक मेंबर उस क्रिमिनल की गाड़ी पर गोली से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कार एक टैंकर से जाकर टकराती है। दुर्भाग्यवश उसी टैंकर के करीब काजुकी की वाइफ भी खड़ी होती है। कार के टैंकर से टकराने पर वह भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें कि काजुकी की वाइफ मारी जाती है। यह घटना कुछ 5 साल पहले घटी थी, लेकिन अब तक काजुकी उसकी वाइफ और बच्चे की मौत का जिम्मेदार वह खुद को ही मानता है। फिर वह एक और पल को याद करने लगता है। वह पल जब वह अपनी वाइफ के साथ पहली बार मिला था। उस वक्त वो काफी जख्मी था। ऐसी स्थिति में वो उसके पास आई थी और उसे मरने से बचाया था। वर्तमान में वो उसी जगह पर बैठा हुआ उन पलों को याद कर रहा होता है कि तभी उसकी साली काजुकी के पास आती है। वो उसे कहती है कि उसकी बहन हमेशा मुस्कुराते हुए रहती थी, तो उसे इस तरह उदास कर उसकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। काजुकी कहता है कि बाकी चीजों में उलझकर वो उसकी यादों को भूलना नहीं चाहता। इस पर वो उसे समझाते हुए कहती है कि अगर काजुकी अपनी लाइफ में खुश रहे तो इससे उसकी आत्मा को और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। यह सुनकर काजुकी को काफी हल्का महसूस होता है और वह अपनी बीती बातों में और अधिक न उलझकर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर काजुकी देखता है कि रे बीमार मिरी के सिरहाने सो रहा था। उन्हें देख उसे काफी खुशी होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वे के डैड हिटमैन और राइजन के लीडर है। वो रे को उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। रे और उसके फादर का संबंध उतना अच्छा नहीं है। वे से कहते हैं कि मेरे बाद तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बनना है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इसके लायक भी हो। वास्तव में उन्हें पता है कि वे काजुकी और मिरी के साथ एक फैमिली जैसे रह रहा है, जो कि उसके प्रोफेशन के बिल्कुल उलट है। रे उनसे थोड़ा और वक्त मांगता है। रे के फादर उसे टाइम तो देते हैं, लेकिन साथ ही वो क्योटारो को काजुकी और मिरी की इन्फो गैदर करने का ऑर्डर भी देते हैं। उसके बाद हमें मिरी की माँ को दिखाया जाता है, जो टेकर सेंटर में मिरी से मिलने आती है। काजुकी और रे उसे देखकर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने तो मिरी को त्याग ही दिया था। तभी वहाँ मिरी अपनी माँ को देख लेती है और दौड़ते हुए आकर उससे लिपट जाती है। इस पर वे दोनों उसे कुछ नहीं कर पाते। घर आकर वो मिरी को सुला देती है और उनसे बात करते हुए कहती है कि उसने अपना बार सिंगर का काम छोड़ दिया है, क्योंकि उसके गले में कैंसर हो गया है। लेकिन अब वो यह समझ गई है कि उसकी बेटी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और अब वो अपनी बाकी बची कुछ जिंदगी उसके साथ ही बिताना चाहती है। साथ ही वो आगे कहती है कि उसे उनके काम के बारे में भी पता है और ऐसा काम करते हुए मिरी को उनके साथ रखना बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वो मिरी को अपने साथ ले जा रही है। रे और काजुकी इसे सुनते रहते हैं। उनके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसके जाने के बाद वो दोनों दुखी होकर क्योटारो के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वास्तव में क्योटारो ने ही मिरी की मॉम को उनकी जानकारी दी थी। क्योटारो ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन से मिरी की इन्फो गैदर करने का ऑर्डर मिला था और वह नहीं चाहता था कि मिरी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन उन पर कार्यवाही करे। फिर वो उन्हें यह सलाह देता है कि वो जल्द से जल्द मिरी को भूल जाए और अपने काम में लग जाए। उसकी बातों को मानते हुए वे अपना आखिरी मस्ती भरे पल मिरी के साथ बिताते हैं। पूरे दिन मिरी के साथ बिताने के बाद आखिर में वो मिरी को उसकी माँ को सौंप देते हैं। अब जबकि वे फिर से अकेले हैं और अपने पहले रूप में वापस आ गए हैं, रे अपने फादर के पास जाने का निश्चय करता है, इस सोच से कि शायद अब वो उसे अपना ले। पर उसके फादर उसे कहते हैं कि उसे पहले अपने फैलाए हुए कचरे को साफ करना होगा और जो भी उसके अपने बन गए हैं उन्हें खत्म करना होगा। मतलब उसे काजुकी और मिरी को खत्म करना होगा। रे से सुनकर घबरा जाता है। इस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए यह काम मैं कर दूंगा। रे को यह सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह बाहर निकलकर काजुकी को सारी बात बताकर मिरी को उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास जाने को कहता है। काजुकी भागते हुए मिरी के पास जाने लगता है। कुछ देर बाद मिरी के घर में डोरबेल बजे लगती है। मिरी की मॉम दरवाजा खोलने जाती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो पाती है कि डिलीवरी बॉय के रूप में वह एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर आया है। यह आदमी रे के फादर द्वारा भेजा गया एक असैसिन है। वो मिरी की मॉम को गोली मार देता है और मिरी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वह काजुकी आ जाता है
और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होने लगती है। काजुकी उस असैसिन को पुलिस का भय दिखाकर उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। फिर वह मिरी की घायल मॉम के पास जाता है जो कि मरणावस्था में है। वो काजुकी को मिरी की जिम्मेदारी देते हुए अपने प्राण त्याग देती है। इसके बाद काजुकी और रे मिरी को एक सेफ प्लेस में ले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वे मिरी के पीछे पड़े हुए लोगों को खत्म कर देंगे। वे जानते हैं कि इसमें उसके फादर का हाथ है और उसके साथ दुश्मनी मोल लेना उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, पर फिर भी वे मिरी के लिए उनसे भिड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। वे दोनों सीधे रे के फादर के पास जाने लगते हैं। रे को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है पर काजुकी को नहीं, पर रे किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर काजुकी को भी अपने साथ ले लेता है। वे सीधे रे के फादर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी वो हिटमैन उन्हें वहाँ देख लेता है और अपने स्नाइपर से गोली मारकर उनकी गाड़ी को खराब कर देता है। गाड़ी से निकलकर वे लुकते छुपते हुए किसी तरह कमरे के अंदर चले ही जाते हैं और गैस बम का इस्तेमाल कर वहाँ मौजूद गार्ड्स को गोलियों से भून देते हैं। लेकिन तभी वो असैसिन फिर से उनके सामने आ जाता है। वो काफी स्किल्ड है। वो अकेले ही उन दोनों के साथ लड़ने लगता है, लेकिन अपनी चालाकी और टीम वर्क के द्वारा आखिरकार वे उस हिटमैन को मारने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद रे काजुकी को बाहर जाने को कहकर अकेले ही अपने फादर का सामना करने अंदर जाने लगता है। जब रे अंदर जाता है तो उसके फादर उसके ऐसे हरकत से काफी गुस्सा हो जाते हैं और उस पर शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी रे उनसे भी पहले उनके आर्म में शूट कर देता है। उसके फादर कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें ढूंढ कर भी तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देगी। इस पर रे कहता है कि भले ही मैं आपका बेटा हूँ, पर आपसे मुझे कभी वो प्यार नहीं मिल सका जो मुझे मेरी नई फैमिली मिरी और काजुकी से मिली है, और यही मेरी रियल फैमिली है। और अगर मेरा खूनी रिश्ता इसके बीच आता है या फिर इस ब्लड के साथ मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो ये ब्लड मेरे किस काम का। यह कहकर रे अपने हाथ में गोली मार देता है और कहता है कि अब मैं आपके लिए वर्थलेस हूँ। यह कहते हुए रे वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे मुड़ते ही रे के फादर बंदूक उठाकर उसे मारने की सोचते हैं, पर वे नहीं कर पाते। वे उसे उसकी अपनी दुनिया में छोड़ देते हैं। इसके बाद रे और काजुकी हिटमैन का काम छोड़कर मिरी के साथ कहीं दूर चले जाते हैं। इसी के साथ काफी समय बीत जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मिरी अब बड़ी हो चुकी है। अब वो अब हाई स्कूल में है। वही रे और काजुकी अब एक कैफे चलाते हैं। वे सभी अपनी जिंदगी में काफी खुश है और आखिर में मिरी के एक फैमिली सेल्फी के साथ यह एनिमे यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा यह एक्सप्लोजन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हम भी जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।